नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सोबर एंड क्लीन हाउस के चैनल पर। और ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और मैंने इस जगह पॉडकास्ट का नाम रिकवरी अड्डा रखा है, जहाँ चार भाई जो सुधरते हुए एडिक्ट हैं और जो सुधरने और अपनी रिकवरी के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम रिकवरी अड्डा रखा है। और इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और ईश्वर से गुजारिश है मेरी कि मेरी मदद करें इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। और पहले पॉडकास्ट में कंजर्वेशन जो होने वाली है, हमारी एक भाई हैं सुधरते हुए एडिक्ट हैं, उनका नाम अशोक गोसाई है और मैं अपने रिकवरी अड्डे पे उनका स्वागत करता हूं। अंकित जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज आपने जो ये मुहिम चलाई है। तो मैं इसमें भी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जो ये मैसेज और लोगों तक पहुँचे जो बाहर नशेबाज भाई हैं हमारे, जिनको दुनिया उस नज़र से नहीं देख पाती कि ये एक बीमारी है, ये नहीं समझ पाती। तो अपनी लाइफ स्टोरी के जरिए मैं बस यही बताना चाहूँगा उनको कि वो भी सुधर सकते हैं। अगर उनके अंदर इच्छा है, वो चाह रहे हैं, तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, वो होप छोड़ देते हैं कि मैं इससे निकल पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा। बिल्कुल, मैं यही बता रहा था। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, कई कठिनाइयाँ, कई दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आपने सोच लिया है अपने अंदर से कि आपको सुधरना है और लाइफ में आगे बढ़ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको लगता रहेगा, अपने अंदर बदलाव महसूस होते रहेंगे, तो आपको मतलब एक तरह से खुद ही अपने अंदर से इंस्पिरेशन मिलने लगेगी। जो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी लाइफ ऐसे जा चुकी थी एकदम नीचे। तो मतलब आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे इस बीमारी में घुसे और कैसे निकले। तो मैं भी जानना चाहता हूँ और लोगों तक भी आपकी कहानी पहुँचाना चाहता हूँ कि आप पे क्या बीती इस एडिक्शन में और कैसे आप रिकवर हुए। मैं तो आखिरी चरण में था जब मेरे दिमाग में ये बात आई, उसके बाद मौत ही थी। उससे मैं जब शुरू किया था ये एडिक्शन, तो उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतने गहरे दलदल में धंस जाऊंगा। शौक के तौर पे स्टार्ट हुआ। फिल्में देखते थे, सबसे बड़ा कारण तो यही था कि फिल्में देखते थे, तो फिल्मों में जो हीरो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि हम भी अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं, हम भी। तो अट्रैक्शन हुई उन्हें देख के। बिल्कुल, एक तरह की अट्रैक्शन हुई। और मतलब उस समय हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं जिससे हम अपने आप को थोड़ा सा हाई रख पाएँ, या हम कुछ अलग करना चाह रहे थे दुनिया से एक तरह से। और बाकी फिल्मों में आप देखते ही हैं, तो शराब जो पीते हैं उनके आगे पीछे लड़कियां घूम रही हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं, छल्ले मार रहे हैं। तो बस इसी तरह का कुछ हमने भी बचपन में, जब दिमाग नहीं था, तो शौक में उठाया और धीरे धीरे करके अपना जो सब्सटेंस था वो चेंज होता रहा और एक टाइम पे ऐसे सब्सटेंस में पहुंच गए कि जिसके बाद और कुछ था ही नहीं। तो मतलब शुरुआती दौर में आपने क्या यूज़ किया? सबसे पहले हमने सिगरेट से स्टार्ट किया था। नॉर्मल सिगरेट पीते थे, कश मारते थे। उस समय तो ऐसा लगता था कि एक दिन पिएंगे, 2 दिन पिएंगे, 4 दिन बाद छोड़ देंगे। सिगरेट पीने के बाद फिर हमने बियर शुरू करी, जो नॉर्मल होता है स्कूल कॉलेजों में। जब हम स्कूल में थे तो बियर पीना, स्कूल गोल मार के, स्कूल बंक मार के बियर पीना शुरू किया। बियर के बाद हमने शराब पीनी शुरू कर दी, अल्कोहल यूज़ करने लग गए। तो तब तक भी ये लगता था कि मतलब इतना नहीं लगता था कि हम इसमें घुस जाएंगे पूरी तरह। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, तो आपको बाहर आ जाएंगे। महसूस हुआ कि यार मैं फंस चुका हूँ और मैं इस बीमारी से नहीं निकल पा रहा हूँ? तो और ये कैसे पता चला कि एक बीमारी है? ये मुझे बीमारी का तो संस्थाओं में गया, 3-4 बार मैं रिहैब काट चुका हूँ, 3 बार रिहैब काट चुका हूँ। तो ये मुझे, जब मैं तीसरे रिहैब में गया था, तब मुझे समझ में आया कि ये एक बीमारी है। उससे पहले लत समझता था मैं इसे। मैं सोचता था कि मतलब खुद से छोड़ दूँ, खुद से छोड़ दूंगा, खुद से ट्राई कर लूँगा, अपना सब्सटेंस, अपना जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो चेंज कर लूँगा, नॉर्मल जैसे लोग पीते हैं डेली लाइफ में उस तरह से पी लूँगा। बट ये हो नहीं पाया। तो जब मैं उस संस्था में गया तो वहाँ मुझे बताया गया, बार बार ये चीज़ बताई गई कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये एक बीमारी है, ये एडिक्शन है, ये दिमागी बीमारी है। तो पहले तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे मैंने जो बताते गए उसको फॉलो करना शुरू करा, तो तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये एक बीमारी है। और ये बीमारी इस तरह की कि जैसे हम
कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ। इस बीमारी का कोई दवाई नहीं है कि हम दवाई लेके, जैसे कि कैंसर ठीक, कोई घाव हुआ उस पर पट्टी बांधी, दवाई लगाई, वो ठीक हो गया। तो ये ऐसी बीमारी नहीं है। ये बीमारी लाइफ टाइम साथ रहेगी। बस हम इससे जैसे शुगर से प्रिवेंट होते हैं और शुगर से बचाव करते हैं, इसी तरह इस एडिक्शन से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा तो मैंने सब कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ। नीम, हकीम, मेरी माताजी हैं, मेरी माताजी ने मुझे हर तरह का ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी। मतलब कि डॉक्टर से लेके साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो लेके, इवन मैं जो संस्थाएं खुली हुई है जिनमें दवाइयों के द्वारा इलाज होता है, वहाँ भी जा चुका हूँ। इसके अलावा मौलवी और पंडित, मुसलमान जो होते हैं, हर तरह से मैं ये करके देख चुका हूँ। मतलब मेरी मम्मी मेरे ऊपर आजमा के देख चुकी है और मेरे पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लास्ट में रिज़ल्ट ज़ीरो ही रहा। तो संस्थाओं, जब मैं तीसरी संस्था में आया तब मुझे ये समझ में आया कि यार ये एडिक्शन है, ये दिमागी बीमारी है, मुझे इसके लिए अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं पहले नहीं था। जब मैंने, अगर मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ, तो स्कूल कॉलेजेस से हमारा ये स्टार्ट हो गया था एडिक्शन। और अभी जब मैंने लास्ट संस्था में गया था, उससे 5 महीने पहले मुझे ये बात समझ में आई कि अब बस, अब बहुत हो चुका है। अगर अब मैं इससे आगे गया तो क्या इस एडिक्शन में आपने फेस किया अपने आप को, क्या आपके साथ बीती? मतलब कुछ बताएंगे कि एडिक्शन में बढ़ते बढ़ते आपने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ में? मैंने लगभग सब कुछ ही खो दिया था इस एडिक्शन के दौरान। मैं पढ़ने में काफ़ी तेज़ था और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे फादर जो है आर्मी में, फैमिली स्ट्रिक्ट थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे कुछ अलग चाहिए था। मैं नॉर्मल रूटीन से बोर हो चुका था। तो जब स्कूल कॉलेजेस के दौरान हमने स्कूल बंक मारने शुरू करे, क्रिकेट भी काफ़ी अच्छा खेलता था मैं, तो क्रिकेट के लिए बाहर जाते थे। तो वही आदतें लग गई। जब मैच ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ एन्जॉयमेंट के तौर पे होता ना कि मैच जीते हैं, कुछ एन्जॉय करना है, तो वो एन्जॉयमेंट के तौर पे हमने बियर और ये अल्कोहल से स्टार्ट किया। धीरे धीरे बियर अल्कोहल से वो हाईनेस आनी बंद हो गई। जो पहली बार जब शराब ली थी तो उससे दिमाग काफ़ी हाई हुआ, दूसरी बार ली, तीसरी बार ली, चौथी बार में थोड़ा नशा कम होने लग गया, और उसमें एक प्रॉब्लम और थी। उसमें ये था कि शराब पीने से मुंह से स्मेल आती थी। आसपास कहीं गए, कहीं बैठे तो लोगों को पता पड़ जाता था कि शराब पी क्या है। तो उसका मेरे दोस्तों ने मुझे एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट दिया एक तरह से कि मेडिकल नशा स्टार्ट कर लो। हमने गोलियां खानी स्टार्ट कर दी। अलग अलग तरह की गोलियां आती थी, नाम तो खैर मैं आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पे। लेकिन उन गोलियों से ये था कि उन गोलियों के बाद हमने फिर वीड, गांजा जो बोलते हैं, उसके ऊपर गांजा मारते थे। तो मतलब हमें ऐसा लगता था कि हम दुनिया में सबसे ऊपर हैं उसको करने के बाद। मतलब हाई मिलती थी, बहुत बहुत बहुत, मतलब कि उसका मज़ा अलग ही था, लेकिन सज़ा बाद में मिली। तो पहले हमने उसको स्टार्ट किया, मेडिकल नशा स्टार्ट किया। हर नशा ऐसा है कि एक टाइम के बाद वो तुम्हारे शरीर पे, मेरे शरीर पे उसने काम करना बंद कर दिया। मुझे वो चीज़ जो मुझे पहले ड्रग से मिली थी वो धीरे धीरे करके कम हो गई। तो इसी तरह से फिर मैं आगे बढ़ा। जब गांजे से या वीड्स जो होती है, हैश जो होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका नशा का धीरे धीरे कम होने लग गया क्योंकि बॉडी में उसकी कंजम्पशन बढ़ गई थी। डेली यूज़ में था। हर घंटे, एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हर घंटे एक जॉइंट बना के या एक कुछ स्मोक करके, हैश था, हैश स्मोक करते थे, स्कोर करके लेके आए, हैश पी। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो हुई जब हमने ब्राउन शुगर लेना शुरू करा। ब्राउन शुगर के बाद ऐसा लगा कि इससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं जो हमारे लिए बनी हो। उसका नशा ही अलग था। पहले वो फॉइल पेपर सी आती हैं, उसमें फॉइल पेपर पे हम उसको चला के पीते थे। उसके बाद गांजा पिया, उसके बाद 1-2 तरह के नशे और करे। और जब हाई हो गए तब हम बाइकें लेके अपनी बाहर घूम रहे हैं। ये मैंने बहुत किया कि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं नशा एकदम हाई होके रोड पे चलता था बाइक लेके, वो तो अब समझ में आती है कि उस समय मैं मर भी सकता था, या मेरे पीछे जो बैठा वो भी मर सकता था, या सामने जिससे टक्कर हो गई या जो एक्सीडेंट होगा उसमें वो भी मर सकता था। वो अब समझ में आती है। लेकिन उस समय ऐसा लगता था
अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो मैं इतना हाई रहता था कि जैसे कि मैं वीडियो गेम में चल रहा हूं कोई, ऐसा लगता था कि मैं जैसे रोड पे चल रहा हूं नॉर्मल रोड पर, ऐसा लगता था कि ये कोई वीडियो गेम चल रहा है और मैं बाइक इधर काट रहा हूं, इधर काट रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं, वैसे काट, मतलब बेपरवाह। बेपरवाह, बेहिसाब, ना किसी का डर था ना किसी का कुछ था, राजा बन गए थे। धीरे 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 जब उसका भी असर कम होने लग गया तो हमने उसको इंजेक्ट करना शुरू कर दिया नसों में। अभी तक आप देख सकते हैं कुछ नसें ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि 3 महीने का ये भी टाइम हुआ है, तो यहाँ इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। ओके, जी इंजेक्ट भी करा। जी, ओहो। इंजेक्ट करना शुरू किया तो मतलब जब आप रिहैब गए तो आप पे शुरू के दिनों में क्या आप पे बीत रही थी, मतलब आपको कैसा लग रहा था कि कहाँ आ गया, क्या होगा मेरे साथ, मतलब कुछ वो बताएं कि आपने नशा जब आपकी ज़िंदगी से जा रहा था, छूट रहा था, तो क्या फेस किया आपने? जो देखो विड्रॉल, उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ थी विड्रॉल, जिसको मैंने शुरू में तो नहीं माना, लेकिन बाद में मैंने उसको इस तरह से माना कि था वो एक हेल, नर्क की तरह थे वो दिन जो शुरू का पहला महीना मैंने रिहैब में काटा था। बट मैंने ये मान लिया था कि ये मेरा पहला टेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आ चुकी थी। रिहैब में खुद से, पहले 2 रिहैब मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया था, घर वालों ने वहाँ से रिहैब से जो आते हैं वो ले जाते हैं पिकअप करके, लेकिन तीसरे रिहैब में जब गया, क्योंकि मैं देख चुका था इसके आगे मौत है बस अब, तो डर मौत से हर किसी को लगता है, मैं भी डर गया था। मेरा दोस्त कुछ दिन पहले एक्सपायर हुआ था, सेम वही नशा जो मैं करता था उसी से, तो मैंने उससे ये, वो रोड पे पला हुआ था, पंडित था, मंदिर का पंडित, जो कि जुगाड़ ऐसा करता था नशे के लिए कि हर मंदिर के बाहर वो होते नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर लगा दिया, तो ऐसे ही उसने हर जगह मंदिर लगाए हुए थे, और कहीं पे चढ़ावा चढ़ा 50 रुपये का, 100 रुपये का, 20-30 रुपये का, तो सबसे इकट्ठा करके और फिर वो अपना नशा खरीदता था, और जो कम पड़ते थे पैसे उसके लिए मेरे को बुलाता था। तो हमारा यही काम था रोज़ का। हम गए, रात को लेके आए, अपना इंजेक्ट किया। एक दिन उसका मेरे पास कॉल नहीं आया, तो मैंने पता करने की कोशिश की, उसके मोहल्ले में गया, तो मैंने देखा कि वो बंदा पुलिस स्टेशन के बाहर ही लेटा हुआ है, और उसके हाथ में अभी भी इंजेक्शन लगा हुआ था, ओवरडोज की वजह से। मेरी तो हिम्मत भी नहीं वहाँ तक जाने की, क्योंकि वहाँ पुलिस की जो चौकी थी उसके बाहर उसकी बॉडी लेटी हुई थी। आसपास के लोग 4-5 लोग खड़े होकर बात बना रहे थे कि नशेड़ी ये साला मर गया। तो मुझे वहाँ से कनेक्ट हुआ, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाके बोल सकूँ कि ये मेरा दोस्त है। कोई मतलब उसको ऐसे कुत्ते की तरफ फेंका हुआ था, ना कोई पूछ रहा ना कोई जांच रहा। पुलिस वालों तक को इतना तक टाइम नहीं मिला कि इसके कम से कम ये निकाल दें, इंजेक्शन लेकर नीडल निकाल दें, बॉडी सही तरह से रख दें। वो थाने के आगे रोड पे ऐसी बॉडी फेंकी हुई उसकी। तो वही वो उस दिन मुझे काफ़ी बुरा महसूस हुआ कि इसकी जगह मैं भी हो सकता हूँ। फील हुआ उस दिन मुझे बहुत, हाँ, मैं भी उसी राह पे हूँ जहाँ मैं पर भी वो है। उसी राह पे हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ जो वो कर रहा है। तो उसकी मौत से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अंदर से झंझोड़ दिया उसकी मौत ने कि अगला तू हो सकता है। उसके बाद मैं घर आया, लेकिन मुझे तब भी समझ नहीं आया, मैं कुछ टाइम बाद भूल गया था उसको बाहर जाके। मुझे कुछ और दोस्त मिले जो कि वही सब्सटेंस सेम यूज़ कर रहे थे। मैंने भी, दुख तो था इस बात का, लेकिन तब भी मेरे अंदर मतलब क्रेविंग इतनी हो रही थी मेरे, अगर नहीं उठाता था, नहीं करता था, कुछ इंजेक्ट नहीं करता था, तो मेरे को तो मतलब बोलना तक नहीं आता था बिना उसके, ना मैं बोल पाता था। परेशानी 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 हर जगह, मतलब ऐसा लगता था कि सारी परेशानी दुनिया की हमारे ऊपर आ गई। सर भारी भारी जब ना मिले आपको, जब ना मिले, जो उसकी क्रेविंग होती है, बहुत ही गंदी क्रेविंग होती थी। मतलब कि शरीर के तुम्हारे हर छेद से पानी आना शुरू हो जाता था, इतनी गंदी क्रेविंग होती थी। नाक से पानी बह रहा है, दिमाग में तो सोचने से समझने की शक्ति तो कुछ बचती ही नहीं है उसमें। तो जब मैं घर आया, मैंने दोस्तों के 1-2 दोस्त मिले, उनके साथ थोड़ा बहुत यूज़ किया। जब मैं घर आया तो उसके बाद भी मैं एक तरह से ब्लैकआउट में था। मैं घर आके 2 दिन सोया, और 2 दिन सो के जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि मैं किस हालत में घर पहुंचा हूँ। मैंने इतने सारे फ़ोन खो दिए हैं। अभी ये साल 5वां महीना है, और 5वें महीने में मैंने 20-22 फ़ोन खो दिए हैं। और कौन उठा, उस दिन भी, जिस दिन की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं घर 2 दिन बाद उठा तो
मेरी मम्मी मुझे एक वीडियो दिखा रही है, मेरा भाई बैठ के मुझे एक वीडियो दिखा रहा है। उस वीडियो में मैंने जो देखा उसके बाद तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैंने कहा बस अब रोकना। उस वीडियो में मैंने यही कैप पहनी हुई थी और इसको अपने कान पे लगा के बात कर रहा था। हो सकता है कि जब मैं मतलब उस जो मैंने सब्सटेंस उनके साथ यूज़ किया था उस समय कोई फ़ोन आया हो और मैं उस फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और मुझे इतना होश नहीं था कि वो फ़ोन कोई और निकाल के ले गया है और मैं कैप लगा के बात कर रहा हूँ, स्टिल बात किए जा रहा हूँ। और दूसरा वीडियो जो उन्होंने मुझे दिखाया वो तो और भी गंदा वीडियो था। मैं सो रहा हूँ और जो बाइक का बम्पर मैंने निकाल रखा, मेरी बाइक है जो उसको अभी मैंने एक्सीडेंट किया है इसी दौरान, नशे के दौरान, तो उसका बम्पर निकाल के ले आया था मैं घर पे। बम्पर निकल गया था उसका और मैं बम्पर सर पे मुंह पे रख के सो रहा हूँ और मुझे मालूम ही नहीं है मैंने क्या किया। मेरी मम्मी कहती है कि तूने मतलब काफ़ी झगड़ा किया। जब उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहा है, फ़ोन कहाँ है, तो मैं लड़ना झगड़ना स्टार्ट हो गया उनके साथ और मैंने ये बात मानी नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या किया है। जब उन्होंने वीडियोस दिखाए मुझे कि ये तूने ये किया, मुझे अपनी असली मतलब ब्लैक आउट हो जाते थे, बिल्कुल कुछ याद ही नहीं रहता था, कुछ याद नहीं रहता था। कितना नशा कर के आते थे। हाँ, मतलब ये था कि अगर आप इस नशे ने आपसे क्या क्या कराया इस दौरान, जब नहीं मिलता था तो आपने किस हद तक जाते थे? कुछ भी कर सकता था मैं इसके लिए, क्योंकि इसकी नहीं मिलेगा तो क्रेविंग ही इतनी, जी कुछ भी कर सकता था। मैंने देखिए मैं एक यूएस एमएनसी में जॉब करता हूँ, टीम लीडर हूँ मैं वहाँ पे। अच्छी खासी जॉब है मेरी, अच्छी खासी जॉब मैं करता था उस समय, लेकिन उस समय इसके इंपॉर्टेंस पता नहीं थी, जॉब की इंपॉर्टेंस। तो 40-50 हज़ार रुपये जो महीने की सैलरी मिलती थी तो मैं पहले ही वो कर लेता था डिवाइड कि 10,000 रुपये पहले हफ्ते चलाने, 10,000 रुपये अगले हफ्ते चलाने, 10,000 सिर्फ एडिक्शन का नशे के लिए। घर से कोई लेना देना नहीं था, घर वाले अपना अलग देख रहे थे, मैं नहीं देता था घर में पैसे। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने वो 40-50 हज़ार रुपये पूरे महीने यूज़ कर लिए हों। 10, 15, 20 दिन के बाद वो सारे पैसे ख़त्म। उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था मैं चोर बनूंगा, लेकिन मैंने इसके लिए घर में चोरी चकारी तक करी है। मेरी भाभी के मैंने गहने तक चुराए हैं इसके लिए। और जब मैंने वो सेंटर ज्वाइन किया था, नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं वो जब मैं ज्वाइन किया था, जब मैं गया था वहाँ पे, तो उससे पहले मैंने करीबन 2-2.5 लाख रुपए के गहने चुरा लिए होंगे घर से। और चलो चुरा के कुछ यूज़ किया हो, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने उनको बेचा कहाँ है, मैंने उनको किस लिए बेचा, कहाँ गिरा है, कुछ याद ही नहीं है मुझे। क्योंकि ऐसा होता था कि शुरुआती हमने जो डोज लिए 5, 10, 15 ml जो अपने अंदर इंजेक्ट किया, उसके बाद हम सब भूल जाते थे। अगर मैं पूरी कोशिश करूं कि याद करने की भी कि मैं कल क्या कर रहा था, तो मुझे याद नहीं आता था। कितना भी जोर लगा लूँ कि इससे पहले दिन मैं कहाँ गया, बस वहीं तक याद रहता था। जिस पार्क में, जिस गली में, जिस नुक्कड़ में बैठ के हमने उसको इंजेक्ट करा, लास्ट वही याद रहता था। उसके बाद कुछ याद नहीं रहता। टोटली ब्लैंक, टोटली ब्लैक आउट था टोटली। घर कैसे पहुंचते थे, घर का एड्रेस कैसे याद रहता था मुझे। तो अब मैं जब थोड़ा सा 3 महीने से रिकवरी में चल रहा हूँ, तो अब ये मैं वो सोचता हूँ अपने पुराने बातें कि मैं कहाँ था, घर कैसे पहुँचता था, कैसे आता था, तो अब मेरे को खुद यकीन नहीं होता कि मैं घर पहुँच जाता था। ऐसे हालात थे उस समय नशे के दौरान। बहुत दुख भरी कहानी है एडिक्शन की आपकी अशोक जी। बट फिर आपको रिकवर होके कैसा महसूस हो रहा आज कि आप अब रिकवरी में चल रहे हैं? तो आपके साथ मुझे ये लगता है कि खैर टाइम तो मैंने थोड़ा सा ख़राब कर दिया है, लेकिन अब ऐसा लगता है अब एक पॉजिटिविटी है अंदर। अब मैं शारीरिक रूप से अभी फिर भी थोड़ा ठीक हो गया हूँ। इससे पहले मैं ख़त्म था एकदम, मतलब कि कंकाल के ऊपर थोड़ा बहुत मांस बचा हुआ था। दिमागी तौर पे आधा पागल हो गया था, सोचने समझने की शक्ति बंद हो गई थी। मतलब जब मैं रिहैब की बात बताता हूँ आपको, जब मैंने रिहैब में पहला महीना काटा, तो पहले महीने में 24वें दिन मेरी आँख हल्की सी बंद हुई थी, आँख आधे घंटे के लिए, और उसमें भी एक गंदे सपने ने तोड़ दिया उसको। मैं 24 दिन तरसता रहा नींद के लिए। मैं मतलब बता नहीं सकता कि मैंने कितना दर्द झेला उन 24 दिनों में। मैं एक जगह टिक नहीं पाया, मेरे को एक बेड दिया हुआ था, बिस्तर दिया हुआ था, लेकिन मैं उस बिस्तर पे मजा लेके 5 मिनट रुक जाऊँ, नहीं रुक पाता था। बेचैनी तो चलो समझ में आती है, बेचैनी तो थी, लेकिन बेचैनी के अलावा मतलब ऐसी फीलिंग थी जो कि अभी इस समय मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊँगा। इतनी गंदी हालत थी कि मेरे नाक से पानी बह रहा है, मेरी आँखों से पानी बह रहा है,
मेरे शरीर में जितने भी चीज़ें सबसे पानी बह रहा है, इतनी गंदी हालत थी उस समय। लेकिन झेला मैंने ये सोच के झेला कि चलो अब सही राह पे भी एक बार चल के देख लेते हैं। मैंने अपना ये पहला टेस्ट माना था। रिकवरी में शुरुआती दौर में आपने बहुत कुछ फेस किया। मैंने जब नशा दूर जाता है तो मतलब बहुत क्रिटिकल स्टेज पे आ जाती है। रिकवरी मिलना इतना आसान नहीं है। रिकवरी में काफ़ी सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, काफ़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन दिक्कतों का सामना करेंगे तो आगे आगे आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। अभी आज के दिन मुझे पहले जब मैं उठता था तो मुझे उठते ही ड्रग चाहिए थे, नहीं तो उसके बिना मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। मेरे को ऐसा लगता था कि दिन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन आज के दिन मैं अपने सभी काम कर रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अपना ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ब्रेकफास्ट अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ अपने शरीर में बदलाव, शारीरिक बदलाव दिख रहा है, मेंटली भी मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ अब धीरे धीरे करके। नहीं तो एक टाइम पे तो ऐसा था रिहैब में मैं पागलों की तरह चिल्लाता था कि मुझे कहाँ बंद, किसी भी बात कुछ चिल्लाना शुरू हो जाता था। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस कोई मतलब एक दिन के हिसाब से मैंने काम किया है इस पर। जो हमें वहाँ बताया गया था कि लंबा नहीं सोचना है। अगर आप एक दिन नशे से दूर रहोगे, एक दिन सिर्फ अभी के लिए, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। मैंने भी झेली है और मैंने तो बहुत ज़्यादा झेली। मैं चाहता हूँ कि जितनी दिक्कतें मैंने झेली है उतनी दिक्कत कोई और ना झेले। लेकिन हाँ, रिकवरी पॉसिबल है। दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन खड़े रहना है। एक दिन के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो एक दिन के हिसाब से आज मुझे 90 दिन हो गए और 90 दिनों में ही मुझे दिखने लग गया है कि हाँ, अब मेरा भी फ्यूचर है आगे। नहीं तो एक टाइम ऐसा था जब मैं यूजिंग में था, ड्रग्स यूज़ कर रहा था, तो मैंने ये मान के बैठ गया था कि मेरी ज़िंदगी 45-50 साल की है, बस ड्रग्स यूज़ करते करते मर जाऊँगा, वही बढ़िया रहेगा। लेकिन मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती है। कि गॉड ग्रेस हुई आप पर? मेरे पे गॉड ग्रेस हुई जब मैं उस सेंटर में गया। वहाँ पे जो काउंसलर थे हमारे, उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाया। उन्होंने जो वो बातें बताते थे, उनकी बातें सुन के लगता था कि हाँ, कनेक्शन लगते थे मेरे उनसे कि हाँ, जो उन्होंने किया है, जो वो झेल के आए हैं, वही मैंने भी झेला है, वही चीज़ें मैंने भी करी है। जो चोरी चकारी, जिस तरह से नशा यूज़ उन्होंने किया, जिस तरह से बाकी की हरकतें उन्होंने बाहर करी थी यूजिंग के दौरान, सब्सटेंस अब्यूज़ के दौरान अपने, सेम वही चीज़ें मैं भी वही हूँ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सारे जितने भी नशेबाज भाई हैं सब एक जैसा ही है, सबकी कहानी सेम ही है। किसी ने कम किया होगा, किसी ने थोड़ा किया होगा, लेकिन है सारे पैटर्न सेम है सबका। तो इसीलिए मैं भी जब उनसे कनेक्शन लगे तो जो उन्होंने बातें बोली, मैंने भी यही सोचा कि पहले शुरू में मैं मानता नहीं था, डिनाइल की कंडीशन में था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने वहाँ पे अपने ऊपर काम करना शुरू करा, एक दिन के हिसाब से, तो कुछ टाइम बाद, एक आधे महीने के बाद मुझे ये समझ में आने लग गया कि हाँ, ये एक मेरी मानसिक बीमारी है जिससे बचाव कर सकता हूँ। तो आप कितने समय हो गया नशे से दूर अपने? आज मुझे 90 दिन कंप्लीट, 3 महीने के आसपास हो चुके हैं मुझे। 3 महीने। ओह, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस ब्रो। धन्यवाद। बहुत खुशी होती है यार जब इस दलदल से मैं बीमारी में, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो इस बीमारी से घिरित हैं आज भी और फेसिस कर रहे हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी शेयरिंग सुन के यार। और मैं चाहता हूँ लोगों तक ये वीडियो पहुँचाना और लोग देखें कि एडिक्शन से कैसे रिकवरी मिल सकती है। एडिक्शन में घुसकर उन्होंने जो फेस किया वो लोग ना करें। उससे बचने के लिए रिहैब ट्रीटमेंट है और रिकवरी पॉसिबल है। और मेरा जो मोटिव है वो अवेयरनेस अबाउट एडिक्शन पर है। और बहुत से लोग हैं जो आज भी इस बीमारी से घिरित हैं, तो फैमिली तक और उन भाइयों तक हमारा ये संदेश पहुंचाना और शेयरिंग पहुंचाना कि हमारे साथ क्या बीती और हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो अपनी लाइफ स्टोरी और अपनी डिसीज़ के बारे में हम शेयर करते हैं और इसीलिए हमने ये एक रिकवरिंग एडिक्ट्स भाई बैठ के अपनी बातें शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना कि हम कैसे इस दलदल से बाहर आए हैं और पॉसिबल है
आप भाई भी निकल सकते हैं। मदद मांगिए, और मदद करने के लिए बहुत से सपोर्टेड ग्रुप, सपोर्टिंग मीटिंग्स और बहुत से रिहैब हैं जो इस कोर्स के लिए काम कर रहे हैं। और मेरा सब एक ही उद्देश्य है यार कि मैंने जो फेस किया, मेरे घर वालों ने जो फेस किया एडिक्शन डिसीज़ में, वो कोई और ना करे, और अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए यार ट्रीटमेंट लें। और सपोर्टेड ग्रुप्स हैं जो खुले हुए हैं, मीटिंग्स हैं। और मैं इसमें तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ बाहर हम लोगों से बाकी लोग घृणा करना शुरू कर देते हैं, अच्छा तो मैं भी मतलब ये मैसेज आपने बिल्कुल सही कहा कि सब ठीक हो सकते हैं अगर वो चाहे तो ये मैसेज आम पब्लिक के लिए भी है कि घृणा करने के बजाय उनको एक मौका दिया जाए, उनको एक सही जगह भेजा जाए, एक सही डायरेक्शन दी जाए। अगर सही डायरेक्शन मिलती है तो मुझे लगता है कि हर कोई नशेबाज भाई सुधर सकता है। हाँ, एक उन्हें ट्रीटमेंट अच्छा, जैसे लोग देखता हूँ मैं कि बहुत गंदी नज़र से एडिक्ट को देखते हैं, देखा जाता है बिल्कुल। पर वो हमें पता है ना कि एडिक्ट किस वजह से वो एडिक्ट बना होगा और उसको कैसे फेस कर रहा होगा अपनी बीमारी को। कौन पीना चाहता होगा एक घूंट? अपनी बदतमीजी, अपनी इज्जत भूल जाता है, आध्यात्मिक शून्यता में चला जाता है। वो शुरू में मजे के लिए आता तो है, मैं बहुत अच्छी बात कही अशोक जी आपने। मेरी लोगों से ये भी विनती है सबसे कि यार एडिक्ट को प्यार की नज़रों से देखें, उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और एक मौका सभी अपने एडिक्ट भाइयों को दें, क्योंकि यार हम सुधर सकते हैं तो हमें लगता है कि और भी भाई सुधर सकते हैं। मैंने अपने ऊपर काम करा तो आज मैं यहाँ रिकवर बैठा हूँ। भाई अपनी रिकवरी के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी रिकवर होते चल रहे हैं, और मैं भी एक एक दिन करके यार बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। बहुत कुछ खोया था नशे में, पर रिकवरी में बहुत कुछ पाया भी है। एक दिन के हिसाब से मैं आज बहुत फुलफिल हूँ और अपने आप को बहुत बेहतर देख रहा हूँ, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और अशोक भाई, बड़ा खुशी हुई आपसे मिलके यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोबर एंड क्लीन हाउस में आने के लिए और हमारे रिकवरी अड्डा पॉडकास्ट एपिसोड फर्स्ट में आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आपकी आगे की जर्नी भी मैं दूसरे, तीसरे या चौथे एपिसोड में दिखाऊं। और मेरी दुआएं हैं, मेरा प्यार आपके लिए, आपकी रिकवरी बरकरार रहे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।